तो सबको नमस्ते जी, सबका स्वागत, सबको राम राम। और आज बुधवार है और 19 नवंबर 2025 है। और हम्म, बुधवार है तो हमारा थ्योरी ऑफ सेपरेशन चलेगा। डॉक्टर प्रफुल्ल जी विजयकर सर के द्वारा लिखी हुई बुक है ये। जी और इसमें हम अमित पाल भाई पेज नंबर जी 32 पे शायद हैं आज, है जी। हाँ, 32 तो 32। चल अच्छा, रहा था 32 शायद। हो गया, 34 पे हैं। और हमारा हेडिंग जी। चलेगा एक्सप्लेनेशन ऑफ द चार्ट ऑफ 7 लेयर्स ऑफ सेपरेशन। हम्म तो इसमें थोड़ा सा पॉइंट में अपनी तरफ से मन है मेरा बात करने का। बेसिकली कल मैंने 3 स्लाइड डाली थी, 3-4 इस ग्रुप पे, हम्म जिसमें ऑर्गन्स डाल दिए थे अमित भाई, टिश्यू डाल दिए थे मैंने, जो एक्टोडर्म से हम्म बने होते हैं, जो एंडोडर्म से बने होते हैं, जो मेसोडर्म से बने होते हैं स्पेशली। वो हम्म पता नहीं स्टडी करे होंगे बच्चों ने, हम्म तो वो एक बहुत अच्छा सा एक आइडिया देंगे इसको। बल्कि पढ़ भी लेना चाहिए जिसने नहीं पढ़े होंगे, इन्होंने जो नए बच्चे नहीं जानते खास करके, या जो डॉक्टर नहीं जानते, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि वो स्लाइड हम्म जरूर पढ़ लें। तो उसमें एक समरी दे रखी है कि कौन से टिश्यू, कौन से ऑर्गन एक्टोडर्म से बने होते हैं शरीर में, कौन से एंडोडर्म से बने होते हैं, कौन कौन से मेसोडर्म से बने होते हैं। फिर उसी तरह से आगे समझ में आने वाला सप्रेशन भी। जी। तो हम चलेंगे पेज नंबर 34 से। हेडिंग होगा एक्सप्लेनेशन ऑफ द चार्ट ऑफ 7 लेयर्स ऑफ सेपरेशन। इसमें सर कह रहे हैं कि इट इज नॉट वर्दी दैट डिजीज एग्जिबिट्स सिम्टम्स इन टिश्यू एंड ऑर्गन्स वेयर द इम्यूनिटी इज इम्पेयर्ड। इट इज नॉट वर्दी द डिजीज, नॉट वर्दी का क्या भाव होता है? हम्म के बावजूद शायद होता है इसका। हम्म, ध्यान देने योग्य। नॉट देखना भाई वर्दी का क्या मतलब होता है ना, नॉट वर्दी। ध्यान देने योग्य। अच्छा, ये ध्यान देने योग्य बात है। ध्यान देने योग्य। तो इट इज नॉट वर्दी द डिजीज एग्जिबिट सिम्टम्स, जो डिजीज के सिम्टम्स जो एग्जिबिट होते हैं, जो प्रदर्शित होते हैं, जो सामने आते हैं, ये उन टिश्यू पे, उन ऑर्गन्स में आते हैं जिनकी इम्यूनिटी इम्पेयर होती है। इसको हम ऐसे लेते हम्म थे, अमित पाल भाई बात करते हुए लेते हैं कि जो नेक्स्ट हम्म सेंसिटिव या ससेप्टेबल ऑर्गन या टिश्यू है, हम्म यानी कि जिसकी इम्यूनिटी इम्पेयर हो रखी है। कह रहे हैं सर कि हम्म ए पर्सन हैविंग इम्पेयरमेंट ऑफ इम्यूनिटी इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट शैल शो ए टेंडेंसी टू कफ, कोल्ड एंड कटार फ्रिक्वेंटली। हम्म जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी इम्पेयर्ड होगी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, तो उसको टेंडेंसी होगी खांसी होने की, ठंड पकड़ने की, और कटार होने की, नजला जुकाम, हम्म म्यूकस डिस्चार्ज वाला। If this impairment of immunity shifts to GIT, he shall suffer हम्म from diarrhea और dysentery frequently। और यदि ये हम्म इम्पेयरमेंट इम्यूनिटी का शिफ्ट हो गया जीआईटी के ऊपर, तो फिर उस बंदे हम्म को डायरिया और डिसेंट्री बार बार होंगे, उससे वो ग्रसित हम्म रहेगा। दिस इम्पेयर्ड इम्यूनिटी एट लोकल सेलुलर एंड टिश्यू लेवल produces toxins which are हम्म transported higher and higher through the 7 layers by what is called active cell transport। हम्म तो कह रहे हैं सर कि जो इम्पेयर्ड इम्यूनिटी जहां होती है, वो लोकल सेलुलर और टिश्यू लेवल पे टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। और ये टॉक्सिन जो है ट्रांस सेल ट्रांसपोर्ट के द्वारा हायर एंड हायर साइड में जाते हैं 7 लेयर्स को की तरफ को। जो हम्म फर्स्ट टू 7 लेयर है उनमें हायर एंड हायर की तरफ बढ़ते जाते हैं ट्रांस सेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू, सेल टू सेल। हम्म दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट
through cell is done with the help of intrinsic and extrinsic proteins in the cell wall. और ये बात यह है, ये पहली बात तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव नहीं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये होता है मदद से जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं सेल वॉल में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एज ए रूल इज अगेंस्ट ए ग्रेडियंट एंड हैंस रिक्वायर्स एनर्जी। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट चूंकि अगेंस्ट ग्रेडियंट होता है, न्यूट्रिशनल ग्रेडियंट के उल्टा चलता है, तो वहां पर एनर्जी की जरूरत होती है। वैसे भी हम पढ़ते आए हैं कि एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होती है, पैसिव प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। दिस एनर्जी इज टेकन फ्रॉम एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एवरी सेल। और ये जो एनर्जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में खर्च होने के लिए जरूरत पड़ती है, इसको ले लिया जाता है एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया से, जो हर एक सेल में होते हैं। तो वहां से वो जो एनर्जी है वो इसमें कंज्यूम हो जाती है। अमित कुछ कह रहे हैं? नहीं। अच्छा, तो ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से हर एक सेल के ले ली जाती है। Thus every time a disease is suppressed, the toxins are pushed upwards. जब जब भी सप्रेशन होगा डिजीज का, तो ये टॉक्सिन्स ऊपर की तरफ को ही पुश कर दिए जाते हैं या पुश होते हैं। The stored energy ATP, which was supposed to be used for daily natural activities of the cell, is used up. और इसकी वजह से जो स्टोर्ड एनर्जी थी एटीपी के रूप में, जो जिसको सपोज किया जाता था कि ये नेचुरल एक्टिविटीज जो डेली की हैं हमारी, उसमें जरूर काम में आएगी, हमारे चलने में, बोलने में, काम करने में, वो खर्च हो जाती है इस चक्कर में, इन टॉक्सिन्स को अपवर्ड पुश करने के चक्कर में। कह रहे हैं दिस गिव्स राइज टू वीकनेस। और किसी भी डिजीज में वीकनेस आने का कारण ये है बेसिकली, क्योंकि ये जो स्टोर्ड एनर्जी थी ये यूज हो गई कहीं और। अब इंसान के जो डेली एक्टिविटी के लिए ऊर्जा चाहिए थी वो कम पड़ गई या नहीं रही, तो अब बंदा वीकनेस महसूस करता है। दिस प्रूव्स द फैक्ट दैट एनी ट्रीटमेंट विच इज अकम्पनीड बाय वीकनेस इज लीडिंग टू सप्रेशन। बहुत ही गजब की लाइनें हैं। अब ये इस बात से ये सच्चाई सामने आती है, ये सच्चाई सिद्ध होती है कि कोई भी ट्रीटमेंट अमितपाल भाई, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, या कुछ भी हो, कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी से ट्रीटमेंट करे, यदि उस ट्रीटमेंट के बाद वीकनेस बढ़ रही है तो इसका मतलब डिजीज सप्रेसर ही हुआ है। Any treatment which produces a sense of well-being with reducing weakness by pushing the toxins downwards by enhancing already existing nutritive gradients is proceeding towards cure. और दूसरी तरफ देखो, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जिसको लेने के बाद एक वेलबींग फील हो और साथ में वीकनेस घटे और टॉक्सिन्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में धकेल रहा हो, जो ट्रीटमेंट टॉक्सिन्स को डाउनवर्ड जाने के लिए एनहेंस कर रहा हो, किसके द्वारा? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूट्रिएंट ग्रेडिएंट्स है उनके द्वारा। तो उस तरह से वो प्रोसीडिंग करता है टुवर्ड्स क्योर, वो ट्रीटमेंट क्योर की तरफ लेके जाता है इंसान को। अब सीधी सी बात है, दवाई देने के बाद आप पूछते हो कैसा महसूस कर रहे हो? साहब अच्छा लग रहा, एनर्जी अच्छी लग रही। बड़े सर ने क्राइटेरिया दिए थे कि काम करने को मन कर रहा है नहीं, ऊर्जा अच्छी लग रही नहीं, इंटरेस्ट जगा नहीं जगा उसकी इंटरेस्टिंग चीजों में, ये सब चीजें ऐसे फिर गाइडिंग वो बनती हैं। मजे की बात ये थी कि सर को भी देखा हमने और मलिक सर को भी देखा कई बार हमने, कि पैथोलॉजी में बोल रहा है कि हाँ डॉक्टर साहब उसमें तो मुझे आराम आ रहा है, हाँ, लेकिन वीकनेस बढ़ती जा रही। डॉक्टर साहब वीकनेस बढ़ती जा रही, वो तो चली, वो तो नहीं है बीमारी, लेकिन वीकनेस बढ़ती जा रही। स्किन तो साफ हो गई साहब, लेकिन ना थक जाता हूँ थोड़ी देर में।
सर मेडिसिन चेंज कर देते थे अपनी, हाँ हम्म है हम्म ना। तो ये क्राइटेरिया था फॉलो अप का उनका, और होना चाहिए हम सबका। मैंने आपसे एक बार शेयर भी करी थी, मलिक सर को मैंने कैंप में देखा था कि डीएमडी का केस था भैया। हाँ डीएमडी में इम्प्रूवमेंट था, हाँ लेकिन बीच में 2-3 बार ऐसा हुआ था कि उसका एक्सीडेंट हुआ था बच्चे का, हम्म पट्टी वट्टी बंधी हुई थी। ये मुझे मुरादाबाद का है या दिल्ली का है, मुझे याद नहीं है केस। सर ने वहां मेडिसिन चेंज करी थी हाँ डीएमडी के केस इम्प्रूवमेंट आने के बाद भी। बावजूद, हाँ जी। बिल्कुल। ऐसे ही एक केस वहां ये था ल्यूकोडर्मा का, क्लिनिक पे, जी। दिल्ली। हाँ ल्यूकोडर्मा जी, हाँ जी। लगभग काफी कवर हो गया था, पता नहीं आप और हम थे साथ उस केस में क्या। हम्म और भाई हम्म काफी हद तक कवर हो गया था, लेकिन डायरेक्शन उल्टी थी। हाँ। तो वहां सर ने कहा कि नहीं, यहाँ नहीं। हम्म एक ये केस मास्टर आया, लोग। हाँ भैया, एक केस आया था बनारस। दीप शिखा को पक्का पता होगा, पहली सेमिनार थी 3-4 दिन की, जो वो बीएचएमएस डॉक्टरी कर रहा था, स्टूडेंट था दीप शिखा, हाँ जी हाँ जी हम्म हाँ जी। जिसको चेयर पे लेके आए थे, ब्लाइंड हो रखा था, स्लाइड डाउन हाँ होता जा रहा था। नेट्रम शायद थी, है ना पहले कुछ पहले दी थी म्यूरेटिक एसिड, हाँ 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 या हम्म है ना, मैं म्यूरेटिक एसिड दी थी या नेट्रम दी थी, पता नहीं। तो अगली बार जब हम्म फॉलोअप आया तो वो खुद चल के आया, हाँ जी हाँ और जी। वो बोल भी रहा था सब हम्म। कुछ। तो बड़े सर ने पूछा सबसे पहले क्या आराम आया था, उसको यूरिन बैग भी हम्म लगा हुआ था शायद, या। हाँ। तो कह रहे साहब हाँ। सबसे पहले यूरिन कंट्रोल हुआ था। हम्म हम्म तो सर ने कहा फिर जब वो चला गया कि आप लोग खुश हैं इस रिकवरी को देख के, मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि यूरिन हम्म कंट्रोल नहीं आना चाहिए था सबसे पहले। हम्म हम्म यूरिन कंट्रोल अगर आप चाइल्ड की हम्म। बढ़ते हुए उसमें देखो तो यूरिन का कंट्रोल सबसे बाद में आता है ना, दीपशिखा। जी 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 बिल्कुल। जी। तो वहाँ यूरिन नॉर्मल। कंट्रोल, इस पॉइंट को लेके सर कह दिए थे भाई, रिकवरी रिकवरी ऑन द हेरिंग सलाह नहीं है कि ये क्योर। भी तो ये, तीन बस। केस। हाँ हाँ, हाँ हाँ मित्र। अमरीश सर ने एक बहुत अच्छा केस सर का अभी पीछे 6-8 महीने पहले, कि कोई पेशेंट आईसीयू में एडमिट है और उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे जा चुका था, रेस्पायरेशन बिल्कुल नहीं आ रही थी। हाँ सर ने मेडिसिन दी, और मेडिसिन देने के बाद वो ऑक्सीजन का वो नॉर्मल हुआ और रेस्पायरेशन आने लगी। हम्म लेकिन बात मुझे कि ये पूरा हॉस्पिटल हैप्पी हो चुका था, पूरा फैमिली खुश हो गई थी कि यार, हॉस्पिटल वाले भी कह रहे थे कि अनबिलीवेबल रिजल्ट है ये। हम्म लेकिन सर हैप्पी नहीं थे। हम्म सर ने कहा कि यहाँ भी रॉन्ग रॉन्ग फॉलोअप जा रहा है ये। हम्म फॉलोअप इसलिए जा रहा है कि ब्रीथिंग थी वो नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं थी, वो हाँ सक बिल्कुल। से सक दे रही थी हम्म करके। सर की मेडिसिन गलत है ये। हाँ, कह रहे जब ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं हुई तो ऑक्सीजन जो सैचुरेशन कैसे आ गया। कैसे आ हाँ। गया ये। ये कहीं स्टोर, जो इस बॉडी का जो स्टोर था वहां से लिया इसने, हम्म जो सर जो इमरजेंसी स्टोर था दीपशिखा, इसका मतलब वहां से खींच रही है ये बॉडी इस टाइम। जी अदरवाइज जी। रेस्पिरेशन इसका नॉर्मल होता तो फिर तो हम्म प्रपोर्शनेटली अमित पाल भाई मानते कि हाँ इसका ठीक जा रहा ट्रैक। बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम्पल आप दे रहे हैं। उसमें सर ने मतलब यही कहा कि जब ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं हुई तो ये ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन कैसे नॉर्मल हो सकता है, हम्म। ऐसे कुछ था ना अमित। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ बहुत ही बढ़िया। ये बात। मेरे बस आप जी, प्रीति जी, प्रीति जी। बस मेरे को भी आजकल एक केस है, थोड़ा उसमें थोड़ा डाउट चल रहा है, इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट है, वैसे तो उसको मल्टीपल कंप्लेन है, टिनाइटिस वगैरह और सर बीपी शुगर और काफी कुछ। हम्म लेकिन क्या कहते हैं ना, अभी मतलब बीपी शुगर का तो मुझे भी याद है कि यार, लेकिन टिनाइटिस का अभी कल उसने मैसेज डाला है, इसलिए मेरे को याद आ रहा कि उसने अभी थोड़े दिन हुए हैं, महीना हो रहा है मेडिसिन लिए हुए। तो मैंने उसको ने बताया, मैंने पूछा आपका कैसा चल रहा है फॉलोअप, क्या
बोला मैडम देखिए मेरे को टिनाइटस में कोई भी आराम नहीं आ रहा, उसने ऐसे ही बोला। लेकिन हाँ, पहले जब मैं बिल्कुल सो नहीं पा रहा था, मैं सो ले रहा हूँ। तो मुझे लगा कि शायद ठीक है, लेकिन टिनाइटस भी तो कहीं बॉडी के बैलेंस से रिलेटेड है ना। तो इसलिए इसको इग्नोर कर सकते हैं, या मतलब वेट एंड वॉच कर सकते हैं, या फिर मेडिसिन चेंज अगर करना अगर चाहिए? सोने जैसी बात कह रहा है ना अभी, हाँ, तो सोने जैसी बात सोना कह तो रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि बैलेंस बाद में आएगा, पहले उसकी बॉडी की हार्मनी बनेगी ना, स्लीप, एपिटाइट, हाँ, एनर्जी। तो इसमें थोड़ा सा इंतजार ओके। कर सकते हैं, अगर सोने वाली ही बात है, अगर नींद आ रही है, ओवर ओवर ना हो। अगर उसके ये ओके। खाना पीना सोना एक्सक्रीशन ये थोड़ा हो रहा है, तो वो बैलेंस आ जाना चाहिए आगे, जी, है ना। ओके। हाँ, तो हाँ। ऐसे है। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी। जैसे कुछ लाइफ की, जैसे कुछ सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि मतलब ना वो एक्सेप्ट करते बनती है ना, उसको छोड़ते बनता है। तो उसमें डिल्यूजन ट्रैप्ड जैसा रूब्रिक है, ले सकते हैं, ये मतलब बेटे बाद में ट्रैप्ड बात वाली करेंगे, ये कंडीशन? बाद में करेंगे, इस जी, टॉपिक को करने के बाद में कोई अलग इस तरह का जी, क्वेश्चन है। तो जी। तो इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें कह रहे हैं hence a partially similar drug shall remove symptoms but produce weakness, but only a right constitutional simillimum shall remove disease and remove weakness, giving a desire and stamina to work। बड़े सर यहाँ कह रहे हैं कि इसलिए या अतः एक पार्शली सिमिलर ड्रग जो है वो सिम्टम तो रिमूव कर देगी, परंतु पैदा कर देगी कमजोरी। रिमूव, कमजोरी रिमूव की बात नहीं कह रहे हैं सर। सर कह रहे हैं प्रोड्यूस कर देगी वीकनेस। पॉइंट को वहीं समझें। सिम्टम रिमूव कर देगी, कहेंगे साहब सिम्टम रिमूव कर दिए, वीकनेस रिमूव नहीं करी, तो अब क्या करें? नहीं, रिमूव नहीं, वो पैदा कर देगी वीकनेस, but only a right constitutional minimum shall remove disease and remove weakness, giving a desire and stamina to work। परंतु यदि कॉन्स्टिट्यूशनल मिनिमम होगी तो वो डिजीज को भी रिमूव कर देगी और वीकनेस को भी रिमूव कर देगी, और देगी फिर स्टेमिना और इच्छा काम करने की। सर इसमें डिजायर, एक डाउट था। हाँ भैया। सर वो जो वीकनेस है, अगर किसी को मेंटल या फिजिकल वीकनेस होती, दोनों होगी, तो मेडिसिन देने के बाद कौन सी वीकनेस पहले पहले ठीक होनी शुरू मेंटली होगी? वेल बीइंग फील करेगा दोस्त, जी बॉस। पहले हाँ, मेंटली इसलिए करेगा डॉक्टर श्रेय, क्योंकि परसेप्शन उसके साइकी से जाएगा, जी और सोमा साइकी को फॉलो करता है हमेशा, बॉडी माइंड को फॉलो करती है। तो माइंड में कुछ गलत आता है तो बॉडी बाद में अपने ऊपर उसको लेके उसको फॉलो करती है, और पहले जाएगा भी परसेप्शन माइंड से ही, तो फिर उस गए हुए परसेप्शन के ट्रैक को बॉडी बाद में फॉलो करेगी। तो मेंटली उसका डिजायर टू वर्क है ना, डिजायर टू वर्क, और साथ में स्टेमिना टू वर्क। और देखो पैरेलल भी है थोड़ा सा, जी क्लियर जी कट भी नहीं है। डिजायर हो गया मेंटल से और स्टेमिना हो गया फिजिकल बॉडी से, है ना भाई। जी सर। हाँ तो बस लेकिन, हाँ बेटा। सही है, मेंटल ही पहले आएगा, क्योंकि पहले हमें डिजायर होगी, काम करने का मन करेगा, तब तो हम उठेंगे ना करने के लिए। हाँ, और साथ में फिर बॉडी में स्टेमिना भी होना चाहिए। कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि डिजायर टू वर्क तो हो गई लेकिन स्टेमिना बन नहीं रहा, तो फिर समझो यहाँ भी कुछ गड़बड़ हो रहा है। होता है ना कि जब इसको बुखार होता है तब ये बहुत पड़ती है, जब इसे बीमार होता है, वो नहीं है उसका एसिड फ्लोर का एक रूब्रिक के इम्पोर्टेंट थिंग्स के प्रति इंडिफरेंस, इंडिफरेंस फॉर इम्पोर्टेंट थिंग्स, उसमें डिजायर तो है इसका मतलब, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग्स जो स्टेमिना, खाना पीना, न्यूट्रिशन, उसको सैक्रिफाइस कर रहा। तो इन्हें दोनों को पैरेलल देखेंगे। हाँ भैया जी सर। जी। इंडिफरेंस तो हो गया, उसकी इच्छा नहीं है, वो ध्यान नहीं दे रहा। हाँ। ताकत तो पूरी है, शरीर तो पूरा है। वो जो क्या- आप कहना चाह रहे हो, एक दूसरा रूब्रिक बनता है, विल मसल्स रिफ्यूज टू ओबे। जहां पर इच्छा है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा, वो है विल मसल्स रिफ्यूज टू ओबे। और एक इच्छा ही नहीं है, काम करने की इच्छा नहीं है, दैट इज एन्युई या इंडिफरेंस या ये सब कुछ। तो ये ज्यादा सिफिलिटिक है, पहले इच्छा होगी। अब अजय है हमारे बीच में, अजय भाई, अजय सैनी। हाँ जी बॉस। भैया कितना हीमोग्लोबिन था तेरा जब तू दिल्ली वहां जाया करा था, बम्बई?
मेरा वहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग था। स्टेमिना था बॉडी में या डिजायर बहुत तकड़ी थी जाने की? डिजायर बहुत ज्यादा थी। तो भाई स्टेमिना और डिजायर इस तरह से बिल्कुल देखी जाएगी कि बॉडी के जो नॉर्मल पैरामीटर्स हैं वो है नहीं, स्टेमिना है नहीं, लेकिन भाई मैं वो करूंगा क्लास बम्बई की जाके जरूर। तो ये रोंग था, ये रोंग था अजय भाई का। हाँ जी। बहुत रोंग को नहीं कह सकते, रोंग का नहीं है, लेकिन आपने जैसे बोला ना, पहले मेंटल वेलबींग ये आएगी आपके अंदर बहुत ताकत है या नहीं है, लेकिन जब आप कहने लगोगे कि आई विल डू इट, आई कैन डू इट, तो फिर बॉडी को उसको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, Will लेकिन को दोनों अपने साथ आप साथ होगा। आएंगे अमित शर्मा भाई, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ दोनों को साथ साथ देखना पड़ेगा। अगर मेंटली आ गई और बॉडी में आ नहीं रही, नहीं, बॉडी उसको फॉलो करेगी ही करेगी। फिर आप हाँ जैसे ये कह कह रहे हैं ना सकते हो। कि अगर body आप को ऐसा follow करेगी। अगर आप ऐसा कहना चाह रहे हैं तो इस पे जरूर मैं बिल्कुल तैयार हूं आपके साथ सोचने के लिए कि यदि मेंटली वेलबींग हो गया तो इसका मतलब बॉडी करेगी ही करेगी। अगर ये वाली और बात सामने है तो फिर बिल्कुल आप सही हैं। अब अगर बॉडी नहीं कर रही है तो इसका मतलब फिर हमें समझना पड़ेगा कि उसको खाली साइकोटिकली परसेप्शन आपने वो हाँ, तो करा वो दिया तो मैं क्या कह ही कि रहा हूँ उसको, दोस्त, वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि अगर वहां बॉडी में देखा कि बॉडी कर नहीं रही और डिजायर आ हाँ गई तो फिर हमें समझना पड़ेगा कि ये मेंटल प्लेन पे भी सप्रेशन हो रहा है, इसका मतलब वेलबींग कहने के बावजूद भी। लेकिन एक हाँ बहुत अच्छी बात आपने कही है जो आपने महसूस करी है कि अगर उसकी डिजायर जग गई तो इसका मतलब बॉडी उसको फॉलो करेगी ही करेगी। अगर ऐसा मिलता है तो राइट प्रिस्क्रिप्शन है ही, नेचुरल। है भैया? एक हाँ एग्जांपल समझते कि किसी को डिहाइड्रेशन की वजह से कंप्लेन है और अब डिजायर स्टेमिना नहीं है, पर राइट मेडिसिन जाने के बाद सबसे पहले उसको डिजायर आ जाएगी, लेकिन हाँ, क्योंकि डिहाइड्रेशन है तो स्टेमिना डेवलप करने में हो सकता है थोड़ा 1-2 घंटा हाँ 3 घंटा, लेकिन फॉलो करेगा जरूर, फॉलो जरूर लेकिन करेगा थोड़ा बहुत। बिल्कुल वही करेगा, वो जरूर करेगा। और आपके एग्जाम्पल से तो यह क्लियर हो जाएगी दीपशिखा, आपको भी याद आ जाएगा एक सेकंड में। डिजायर थी सुसाइड करने की, मजबूत नहीं हो रही थी, दवाई दी तो उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर हो गई कि जा कूद दी वो उसमें समुद्र में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लो जी कर लो बात। तो इसलिए सर जो दोनों ये को साथ साथ देखो भाई, पैरेलल। सर जो डॉक्टर फीवर श्री होते हैं जी, सर जो फीवर होता है किसी को, जैसे टाइफाइड या कॉलेरा हो गया या फिर जॉन्डिस में कहीं भी, कई बार जैसे ट्रीटमेंट लेते हैं उसके बाद वो फीवर चला जाता है, लेकिन उस पेशेंट कहता है जब से ये दिक्कत है उसके बाद से ना वीकनेस नहीं गई। इसका हाँ मतलब सर वो फीवर जो था वो बीमारी उस टाइम पे सप्रेस हुआ तो सप्रेस क्योर हुई नहीं हो है, सकता है सर। सप्रेस हुई है भैया, बिल्कुल सप्रेस हुई है। और वेल बीइंग बहुत अच्छा है, थोड़ा एनर्जी लेवल वहां ले रहा, लेकिन बात बड़ी अच्छी, बड़े सर ने दोनों शब्द जोड़ रखे हैं, डिजायर और स्टेमिना टू वर्क, दोनों को पैरेलल चेक कर लो। हाँ, दीपशिखा कह रही है कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्लो आ सकता बाद वाला स्टेमिना डिहाइड्रेशन जैसी चीज में, या बहुत ज्यादा वाइटलिटी वीक हो रखी है शारीरिक रूप से, लेकिन इशारे जरूर आने लगेंगे, हाँ बिल्कुल। इशारे जरूर आने लगेंगे, चाहे वो बॉडी के किसी फंक्शन से आए चाहे किसी से। मेरे फादर को बुखार हो रखा था दीपशिखा, जी। हम जब गए तो बॉस ने, डॉक्टर टीपी बॉस मेरे साथ थे, बॉस ने देखा कि हमारे पिताजी ने ना आंखें बंद कर रखी हैं और एब्डोमेन से ब्रीदिंग थी, और ऐसे सर बॉस ने लिया सिम्टम, तो बॉस ने मेडिसिन दी। मेडिसिन देने के विदिन 1 मिनट में मैक्सिमम बोल रहा हूँ, नहीं तो पहले भी कह सकता हूं मैं थोड़ा बहुत कुछ सेकंड, उन्होंने आंख खोली और बॉस की तरफ को देखा, आंख खोली और बॉस की तरफ को देखा जो आंख बंद थी। जी। तो ये एनर्जी लेवल ऐसा नहीं है कि वो काम करने लगेगा उठ के। स्टेमिना हाँ। ऑफ वर्क, स्टेमिना ऑफ बॉडी, आप ये देखेंगे कि जो आंख बंद पड़ी थी या करवट नहीं ले रहा था, या छोटी छोटी हरकतों में भी आप देखेंगे कि ये बॉडी में स्टेमिना रिगेन होने लगा है। स्टेमिना जी। का भी डॉक्टर सरे जरूरी नहीं है बड़े पैमाने पे हम देखें जाके, बहुत छोटी हरकत में दिख जाएगा कि वो हाँ। स्टेमिना बॉडी का भी आने लगा है। सर हाँ, सर इसमें फिर पहले एब्डोमिनल ब्रीथिंग सही होगी कि आंख खुलेगी? एब्डोमिनल ब्रीदिंग पैरेलल सही हुई थी, चेस्ट से ब्रीथ, पहले आंख खुलेंगी और साथ साथ फिर बाद में एब्डोमिनल ब्रीदिंग कम वो होगी, क्योंकि पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग एकदम से नहीं हो सकती, क्योंकि बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी है बुखार की। जी
लेकिन जी आंख का खुलना और पैरेलल फिर बाद में जब बंदा ठीक होएगा तो उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल होएगी साथ साथ। जी तो हम मोटा काम बारीक काम देखेंगे, पहले बारीक इशारे आएंगे, मोटे इशारे बाद में आएंगे, लेकिन आने ओके लगेंगे। बात ये हो रही है सुगंध। जी मिस जी हाँ मिस शर्मा, है मिस शर्मा भाई, चलो। हाँ जी बॉस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी आपको याद होगा, कभी भी कोई पेशेंट कितना ही बीमार पड़ा हो, लेकिन सबसे पहले जब हम देखते हैं तो पिक्चरों में भी या वैसे भी एक बार आंख की तरफ से वो इशारे करता है, आंख हाँ खोल के वो देखेगा, हाँ मैं कुछ ठीक हूँ, हाँ है ना। तो सर या बड़े सर या ये लोग सब लोग कहते थे कि आंखों में जिंदगी, आंखों में चमक वापस आई है, आंखों में कुछ आया। वो हाँ एकदम से कहते हैं लाइफ ना, आ गई। एकदम से आंख खुली, उसके बाद सब चीजें ऐसी होंगी। और ये तो ये कहने डिमीनर, डिमीनर भी तो यही है बिल्कुल। हाँ अमित, हाँ अमित भाई, अमित शर्मा, अमित शर्मा कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं, मैं नहीं कुछ कर रहा अच्छा, बस। तो ये जो डिमीनर है ना 253 एफोरिज्म में, ये डिमीनर उसका माइंड एंड डिस्पोजिशन पे भी दिखेगा और साथ में उसके कॉन्टिनेंस में भी दिखेगा, यानी कि हाव भाव में भी दिखेगा। लेकिन भाई ये बहुत ही अच्छी बात हमारे बीच में आज हो रही है, हम कभी भी दवाई देने के बाद इन दोनों को चेक करें, दोनों पे ध्यान रखें। आगे कह रहे हैं डिजायर एंड स्टेमिना टू वर्क एंड परफॉर्म डेली कोर्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर्स इन एनी काइंड ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। किसी भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में ये मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर्स हैं देखने के लिए कि डिजायर एंड स्टेमिना टू वर्क एंड परफॉर्म डेली कोर्स, जो उसकी रोजमर्रा की जो उसकी जिंदगी है उनको परफॉर्म करने लगा, डिजायर होने लगी, और स्टेमिना, डिजायर और स्टेमिना दोनों को एक साथ ले रहे हैं बड़े सर, और कैपिटल लेटर्स में दोनों को साथ रखे हुए हैं। आगे कह रहे हैं एलेबोरेशन ऑफ द चार्ट ऑफ 7 लेयर्स ऑफ सप्रेशन। अब इसको डिटेल में सर बताएंगे, एलेबोरेट करेंगे। तो इसमें कह रहे हैं द चार्ट ऑफ 7 लेयर्स ऑफ सप्रेशन इज द कंपास which when applied can distinguish a right simillimum from a wrong simillimum. चार्ट ऑफ 7 लेयर ऑफ सप्रेशन एक कंपास है, एक दिशा सूचक है, which when applied can distinguish a right simillimum from a wrong simillimum, जिसको फिर हम अप्लाई करेंगे तो उससे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि राइट सिमिलिमम है या रॉन्ग सिमिलिमम हुआ है। It is the one of the best means of ascertaining whether a homeopath's prescription is curative or suppressive. और ये सबसे बेस्ट तरीका है इस बात को तय करने का कि ये होम्योपैथ्स का जो प्रेस्क्रिप्शन है ये क्योरेटिव हुआ है या सप्रेसिव हुआ है। 7 लेयर ऑफ सप्रेशन बेस्ट मीन है, सबसे बेहतरीन माध्यम है जानने का। फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज सप्रेशन क्या है, हेडिंग ले रहे हैं सर। फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज सप्रेशन, फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी डिजीज इज इम्पेयर्ड इम्यूनिटी इन द एक्टोडर्म। ब्रैकेट में कह रहे हैं डॉक्टर हैनीमैन सेड द ओरिजिन ऑफ ऑल डिजीजेस इज इन सोरा। तो बड़े सर कह रहे हैं जो फर्स्ट स्टेज किसी भी डिजीज के सप्रेशन की इम्पेयर्ड होना है इम्यूनिटी का एक्टोडर्म पर। एक्टोडर्म की इम्यूनिटी सबसे पहले इम्पेयर होती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज ऑफ सप्रेशन ये है। और इसको हैनीमैन साहब ने कहा है कि सभी डिजीज में सबसे पहले सोरा से पैदा होते हैं, अफेक्ट होते हैं, सोरा के अफेक्ट होने से। When immunity is impaired at the ectodermal level, the disease is said to be in its first stage. बड़े सर का भाव है कि जब इम्पेयर्ड होती है इम्यूनिटी एक्टोडर्मल लेयर की तो डिजीज फर्स्ट स्टेज पे होता है। इट इज रिलेटिवली द आउटर मोस्ट एंड द लीस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और रिलेटिवली ये आउटर मोस्ट और लीस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, एक्टोडर्मल से बना हुआ टिश्यू, स्किन। When the immunity at the cellular level here is low or the fighting
power against bacteria and viruses goes down. This gives opportunity to these bacteria to attack the cells and tissues that reside here. जब ये इम्यूनिटी एक्टोडर्म की एट द सेलुलर लेवल हेयर इज लो, यहाँ के जो सेलुलर लेवल पे यहाँ पे लो हो जाती है जब इम्यूनिटी, तो फाइटिंग पावर्स अगेंस्ट बैक्टीरिया होती है जो वो और वायरस वो कम हो जाती है फिर फाइटिंग पावर। कह रहे हैं दिस गिव्स अपॉर्चुनिटी टू दीज बैक्टीरिया टू अटैक द सेल्स एंड टिश्यू दैट रिसाइड्स हियर। तो यहाँ फिर जब चूंकि इम्यूनिटी कम होने से फाइटिंग पावर कम हो गई तो बैक्टीरिया को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अटैक करने की उन सेल्स पे या टिश्यू पे जो यहाँ के हैं, इस लेयर के नीचे इसके आसपास जहां बैक्टीरिया, उन पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है क्योंकि इम्यूनिटी तो कम है, वहां रोकने वाला कोई है नहीं। अब दे प्रोड्यूस्ड टॉक्सिन्स और टॉक्सिक प्रोडक्ट। अब ये बैक्टीरिया यहाँ टॉक्सिन और टॉक्सिक प्रोडक्ट जो है वो पैदा करते हैं। इन्फ्लामेशन फॉलोज एंड दीज एक्टोडर्म डेरिवेटिव्स आर नाउ सेड टू बी डिसफंक्शनल एंड हेंस डिजीज्ड। ये सर एलाइड की नॉलेज की तरह से बात करते हुए बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। कह रहे हैं अब ये जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं इनके बाद यहाँ इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता उस टिश्यू में, और ये जो एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स हैं, जो भी एक्टोडर्म से बनी हुई टिश्यू हैं, अब ये डिसफंक्शन में पहुंच जाते हैं और इस तरह से इनको डिजीज स्टेट में कहा जाता है कि अब ये डिजीज हो गए। तो ये बैक्टीरिया के थ्रू एक प्रोसेस है। बड़े सर कह रहे हैं कि द एक्टोडर्मल डेरिवेटिव्स वेयर द डिजीज में बिगिन आर। ये जो एक्टोडर्मल डेरिवेटिव्स हैं जहां पे डिजीज शुरुआत होती है वो ये हैं। ए स्किन, ब्रैकेट में एपिडर्मिस कह रहे हैं, यहाँ पे स्किन पे एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, ब्रैकेट में कह रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकल या स्टेफाइलोकोकल, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, नॉन सेप्टिक बॉयल्स एटसेट्रा होते हैं। ए पॉइंट दे रखा है स्किन का। बी पॉइंट में कह रहे हैं एक्टोडर्म का एक पॉइंट ए पॉइंट था। बी पॉइंट कह रहे हैं एंटीरियर एपिथेलियम ऑफ कॉर्निया, एंटीरियर एपिथेलियम ऑफ कंजक्टिवा, एपिथेलियम ऑफ आइरिस। ये फिर तीसरे नंबर पे कह रहे हैं लेंस ऑफ द आईज, ब्रैकेट में कह रहे हैं कैटरेक्ट इज द फर्स्ट स्टेज डिजीज। कैटरेक्ट फर्स्ट स्टेज डिजीज होता है, जबकि वहां एक्यूमुलेशन के नाते हम उसको लेके कंफ्यूज हो सकते थे। फिर कह रहे हैं हेयर, डी पॉइंट है हेयर, नॉट हेयर फॉल फ्रॉम रूट। हेयर तो होते हैं लेकिन हेयर रूट से फॉल नहीं हो रहे हैं फर्स्ट स्टेज में। नेल्स, एनामल ऑफ टीथ, ये अफेक्ट होंगे। ई पॉइंट कह रहे हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल, टर्मिनल पार्ट ऑफ मेल यूरिथ्रा, आउटर पार्ट ऑफ वेजाइना एटसेट्रा। नेक्स्ट कह रहे हैं लिप्स, चीक्स, गम्स, आउटर पार्ट्स ऑफ द टॉन्सिल्स, ये हो सकते हैं। कह रहे हैं इट इज टू बी रिमेम्बर्ड हेयर दैट psoriasis and lichen planus is of dermal origin, having its effects on epidermis. And leukoderma, ब्रैकेट में कह रहे हैं destruction of melanocytes whose origin belongs to APUD system etc. are not first stage ectodermal diseases. बड़े सर ने यहाँ आगाह कर दिया है कि आपके ये सोरियासिस, लाइकन प्लेनस ये आपके स्किन पे दिखते हैं जबकि ये डर्मल ओरिजिन के हैं। ल्यूकोडर्मा भी आपको स्किन के ऊपर दिखता है लेकिन ये एपीयूडी सिस्टम का है अमित भाई, तो इनको फर्स्ट स्टेज एक्टोडर्मल डिजीज के रूप में ना कंसीडर करें। बिल्कुल, बस इसीलिए वो सही नहीं कर पाते क्योंकि ये सब हैं एंडोडर्मा, ये सब हैं डर्मिस या एपीयूडी की, और वो लोग अटके पड़े रहते हैं स्किन पर।
इसलिए इस हाँ। केस में तो बहुत अच्छे से सप्रेशन भी नहीं कर सकते वो। बिल्कुल ये हम्म। वो कर लेते हैं। प्राची दीदी का कोई सवाल था? हाँ प्रतीक हाँ, जी, कुछ पॉइंट्स अब बताओ। प्रीति जी, आपका कोई सवाल था बेटा? प्रीति जी हैं कि हाँ जी? हाँ, मेरा सवाल यही था बस कि ये जो टिनाइटस वाला केस मैं पूछ रही थी, हाँ इसको ना पूरा बैलेंस का प्रॉब्लम है, राइट साइड का बैलेंस उसका मतलब उसको हाथों में ट्रैम्बलिंग होती है कोई चीज पकड़ने में, देखने से भी मतलब पूरी तरह से ऐसा लगता है जैसे एग्जॉस्टेड सा बंदा है। तो इसको ना मैंने क्या कहते हैं, मैं उस इंडिग्नेशन लेकर मेडिसिन दी है, लेकिन इसकी लाइफ सिचुएशन कुछ ऐसी रही है कि क्या कहते हैं, ये मतलब इसकी वाइफ से इसको बिट्रेयल मिला हुआ है। अब इसकी कंडीशन ये है कि ना मतलब वो चीजों को ना छोड़ पा रहा है ना एक्सेप्ट कर पा रहा है। तो मुझे लगा कि शायद इंडिग्नेशन शायद थोड़ा सुपरफिशियल रूब्रिक है, क्या थोड़ा डीप रूब्रिक लेना चाहिए इसके लिए। तो क्या हम लोग डिल्यूजन मर्डर्ड ले सकते हैं, या फिर ये कंडीशन जो ये बार बार होता है कि मैंने उससे पूछा कि फिर आपने छोड़ क्यों नहीं, कि आप लाइफ में, बोले नहीं 2 बेटियां हैं, बेटियों के लिए रहना है, और मुझे लगा उसकी वाइफ की गवर्नमेंट जॉब भी है। तो मुझे लगा कि थोड़ा डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन या अग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन होता तो इतना नहीं टॉलरेट करता, छोड़ देता। खास करके मैरिज के बाद भी वो जब उसको अंदर ये फीलिंग है कि शायद कुछ चल रहा, मतलब मुझे सिचुएशन है क्या नहीं जो वो बता रहा है, मैं उसके वर्जन्स पे से बता रही हूँ। तो मुझे ये लगा कि ट्रैप्ड कंडीशन है इसकी, मर्डर्ड कंडीशन है, या इंडिग्नेशन ओनली है, क्योंकि वाइफ मतलब उसके वर्जन्स में मतलब उसको अपनी गलती का कोई एहसास भी नहीं है, बल्कि स्टिल शी इज कंटिन्यूइंग सच थिंग्स। तो मुझे यही लगा कि ये इंडिग्नेशन है सिर्फ, या डिल्यूजन मर्डर्ड है, या फिर कुछ ट्रैप्ड फीलिंग है जिससे इसको लग रहा है कि बिकॉज ऑफ सिचुएशन किड्स एंड ऑल ये उससे निकल नहीं पा रहा है। बस जी जी बस भाई, बस। जी भाई। डॉक्टर प्रतीक जी, उसको दिक्कत है टिनाइटस की। जी, टिनाइटस और साथ में अदर राइट साइड बैलेंस में उसको दिक्कत हो रही है। राइट साइड बैलेंस मतलब उसके हाथ में ट्रैम्बलिंग बैलेंस होती की है, दिक्कत पैरों हो में रही भी है ना बेटा। हम्म। देखो, इसमें जी। इंडिग्नेशन का मतलब है गुस्सा। गुस्से से आपका बैलेंस बिगड़ेगा नहीं। तो इंडिग्नेशन नहीं, इसमें रूब्रिक निकालोगे कंफ्यूजन से रिलेटेड। वो कंफ्यूज है व्हाट टू डू और नॉट टू डू। ट्रैप्ड मतलब मेरे को किसी ने जाल में फंसा रखा है। अब जब आदमी जाल में फंसेगा तो वो फंसा हुआ एक जगह ट्रैप महसूस करेगा या ये करेगा। उससे भी आगे आपको निकलना पड़ेगा। हमारे को जो उसकी बॉडी में प्रोसेस चल रहा है, फिजिकल प्रोसेस, टिनाइटस, और उसी के अकॉर्डिंग बैलेंस नहीं मिल रहा, दैट मीन्स ही इज कंफ्यूज। अब कंफ्यूजन ऑफ माइंड में आप जाके रूब्रिक देखोगे कि उसकी सिचुएशन क्या आ रही है ना वो जी। तो इसकी सिचुएशन मैंने बताई, तो क्या हो सकता है कंफ्यूजन ऑफ माइंड, मतलब वो क्या वो कंफ्यूजन ऑफ डिसाइड माइंड में नहीं तो बहुत सारे रूब्रिक है, व्हाट इज रियल और नॉट वाला करके, और कई सारी चीजों को आप देखोगे उसमें। जी। लेकिन अब इसमें मोटा आपको रूब्रिक जो जाएंगे वो आप जाओगे कंफ्यूजन से, कि वो क्या सही क्या गलत के क्या है, उससे जाके करे, है ना। दिस इज और राइट कंफ्यूजन। राइट हैंड का इम्बैलेंस हो रहा, तो वो बेसिकली एक पकड़ तो पा ही नहीं रहा सिचुएशन को हाँ जी। डील तो कर ही नहीं पा रहा। और एक मेडिसिन ऐसी आएगी जो अभी वीक विल्ड है, मतलब वीक है, कोई स्ट्रॉन्ग डिस्पोजिशन तो है नहीं जैसा आप बता रही हो। तो अगर स्ट्रॉन्ग होता तो मेडिसिन जो है एक ऐसी आएगी, हो सकता है एंजाइटी कंसाइंस वाली या कंसाइंस रेमेडी हो। और तो बेसिकली थोड़ा सा आइडिया भैया सही दे रहे हैं आपको। कई सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये उस केस को पूरे को आप पढ़िए फिर से, और फिर उसमें जैसा लग रहा है कि ये लाचार हो रहा है, ये रोंग सफर्ड हो रहा है, या ये ट्रैप्ड तो नहीं हो सकता। ट्रैप्ड वाली भावना इसके साथ नहीं जुड़ सकती एक तरह से, क्योंकि ये मैनेज कर रहा है अपनी फैमिली को। और ट्रैप वाला तो शायद ही होगा। ट्रैप्ड वाले में मर्डर्ड में, हाँ भैया अमित, मर्डर्ड ये आप कह रहे हैं, मर्डर का मतलब ये होगा फिर उसको कोई पीयर की पैथोलॉजी आएगी। उसकी पैथोलॉजी मर्डर के लिए एमएनडी टाइप की जाएगी। नर्व्स डैमेज होने लगी हैं या नहीं होने लगी हैं, तब लेके जाओगे मर्डर जैसे। उसमें मर्डर का मतलब खत्म। तो पैथोलॉजी भी आप ऐसी जोड़ें। अगर उसको एमएनडी है, उसको मोटर नर्व डिजीज, मतलब वो डेथ होने लगी सेल की, तो डेल्यूजन मर्डर्ड जब है विजार सर की तरफ से,
बस देखिए, सिंपल बात डॉक्टर प्रतीक जी है, सब हम लोग कहा करते हैं, मैं भी बोलता हूँ कि जो बॉडी में प्रोसेस चल रहा है माइंड से रिलेटेड, उसी को प्रोसेस को उठाओगे, हाँ है ना? हाँ है ना? अब बॉडी में क्या चल रहा है? बॉडी में चल रहा है कंफ्यूजन, बॉडी में हाँ चल रही है उसकी ट्रेम्बलिंग, बॉडी हाँ में चल रही है उसकी टिनाइटस। तो इसका हाँ मतलब ये है कि हमारे को उससे रिलेटेड ही प्रोसेस उठाना हाँ, पड़ेगा। रूब्रिक उसी से रिलेटेड उठाना है, ना कि हम मर्डर्ड जैसी चीज में, क्योंकि मर्डर्ड का मतलब या रूइंड मर्डर्ड, ये तो फाइनल हो गया, खत्म हो गई दुनिया उसकी। अभी वो फाइट में है, कंफ्यूजन में है, अभी वो ट्राई टू लिव, ट्राई टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में है प्रीति जी। तो हम थोड़ा सा ऐसे लेंगे और अपने केस को फिर से आप ढंग से पढ़ें, फिर इस देखते हैं। केस हाँ इस जी केस में मुझे लगता है 2 कंफ्यूजन हो सकता है उस पेशेंट को। जी एक तो बच्चे हैं, तो बच्चे को देखते हुए उस फैमिली को कंटिन्यू करें कि वहां से लीव करें, एक चीज हाँ बच्चों को हाँ देखते हुए। हाँ दूसरी चीज, वाइफ जो है जॉब में है, तो जॉब में है मतलब एक सिक्योरिटी है मनी में। अब उसका हस्बैंड क्या कर रहा है ये तो क्लियर नहीं है अभी नहीं, यहाँ हाँ पे। हस्बैंड भी जॉब भी में है हस्बैंड, लेकिन हाँ मुझे लगा कि हस्बैंड की प्राइवेट जॉब है, मतलब प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, वाइफ उसकी किसी गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट टीचर जॉब है। में, हाँ तो तो यहाँ पे मुझे कहीं ना लगा कहीं फैमिली में तो एक बैक सपोर्ट आ रहा है मनी का। हाँ हाँ तो यहाँ पे उसके कारण से भी उसको लीव करें कि ना करें। दूसरी चीज बिल्कुल बच्चे हैं, तो ये बिल्कुल कंफ्यूजन उसका है कि भाई क्या करें, उसको हाँ कंटिन्यू करें कि लीव बिल्कुल, करें कि वो ऐसा करें, ये सोशल कंफ्यूजन है। पोजीशन कंसर्न ज्यादा है या सपोर्ट उसको ज्यादा मिल रही है वाइफ से, फाइनेंशियल सपोर्ट। तो ये ना आपका केस ही बताएगा, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट तो बता देंगे हम लोग कि ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट तो वो केस जब आप के सामने है, आप पढ़ रहे हैं, उसकी लाइफ सिचुएशन क्या है, तो वहां से निकल के आएगा। और पैरेलल जो अमित भैया कह भी रहे हैं, उसकी डिजीज पैथोलॉजी का जो लेवल है वो किस लेवल पे है, उसी लेवल का रूब्रिक भी हमें वहां लाना होता है एडवांस। तो अब जैसे डेल्यूजन मर्डर्ड जैसी बात है, वो तो मुझे नहीं जच रही है। जी तो ये है। सर और यहाँ पे कंफ्यूजन ही ज्यादा अप्रोप्रिएट लग पक्का रहा है कंफ्यूजन टिनिटस है, कंफ्यूजन राइट जी, बैलेंस है, बिल्कुल कंफ्यूजन ही है यहाँ रूब्रिक तो। जी और उस कंफ्यूजन में डॉक्टर साहू सर फिर मेडिसिन वो आएगी जो अभी आपका भाव आ रहा है कि एक डिग्निफाइड सोशल पोजीशन को लेकर कंसर्न करती है, या सपोर्ट की मेडिसिन आएगी। इसमें वो जो ग्रुप ऑफ रेमेडी निकल के आएगा इनकी टोटलिटी में, वो बताएगा कि ये कौन सी रेमेडी है इस बंदे की, है ना। तो ये कुछ ऐसे चलते हैं। और किसी का कोई सवाल है भाई, और कुछ बताना चाह रहा है कोई? डॉक्टर सुरेश शायद चले गए हैं। चलो तो ठीक है, फिर सबको राम राम भाई, सबको नमस्ते। बहुत